मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरुग्राम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे बीएड सेकेंड ईयर की कक्षा में असेसमेंट ऑफ लर्निंग सब्जेक्ट में, और हमारा टॉपिक था आकलन। आकलन में हम अध्ययन कर रहे थे व्यवहारवादी दृष्टिकोण। इसमें हमने अध्ययन किया कि अधिगम नवीन व्यवहार के रूप में भी होता है, परिपक्व व्यवहार के रूप में भी होता है, संगठित व्यवहार के रूप में भी होता है, कुशल व्यवहार के रूप में भी होता है, सहयोगी व्यवहार के रूप में भी होता है, चारित्रिक व्यवहार के रूप में होता है। यह अध्ययन हमने कल तक किया था। आगे है नंबर 7, अधिगम स्थिर संवेगात्मक व्यवहार के रूप में। अधिगम स्थिर संवेगात्मक व्यवहार के रूप में। इसमें यह है कि कक्षा में, एग्जाम्पल के लिए, कक्षा में एक छात्र क्रोधित हो जाता है और वह अपने साथियों से झगड़ा करता है, तो उसके सभी साथी उससे बात करना बंद कर देते हैं। उसको बहुत कष्ट होता है कि सभी ने उससे बात करना बंद कर दिया। ठीक उसी प्रकार वह क्रोधित होकर शिक्षक की आज्ञा का उल्लंघन भी करता है, तो शिक्षक भी उस छात्र से बात करना नहीं चाहता। इस आधार पर वह क्रोध करना अच्छा नहीं समझता, तब वह अपने स्वयं पर नियंत्रण करना सीख जाता है। तब उसका संवेगात्मक व्यवहार स्थिर एवं मर्यादित रूप में विकसित होता है, और इस प्रकार सीखना स्थिर संवेगात्मक व्यवहार को प्रकट करता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल ये दिया है कि कक्षा में एक बालक क्रोधित है। उसकी क्रोध होने की वजह से क्या है, दूसरे उसके सभी साथी जो है उससे बात करना बंद कर देते हैं, और इसके से रवैये के कारण शिक्षक भी जो है उससे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि शिक्षक की बात का वह उल्लंघन करता है। तो वह धीरे धीरे समझ जाता है कि मेरा कारण क्रोध है, जिसकी वजह से सभी लोग मुझसे नाराज हैं। तो वह अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीख जाता है, और वह स्थिर संवेगात्मक व्यवहार का निर्माण करता है। फिर 8वां है अधिगम समायोजित व्यवहार के रूप में। अधिगम समायोजित व्यवहार के रूप में। सीखना समायोजित व्यवहार के रूप में जाना जाता है। जैसे कुछ छात्र कक्षा में अपना एडजस्टमेंट नहीं बिठा पाते, समायोजित अपने आप को नहीं कर पाते, उनका वातावरण से उनसे अलग होता है, उनके बच्चों का चाल चलन, उनका व्यवहार उनसे अलग होता है। इन चीजों के कारण वह कक्षा में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता। यदि उनको समूह में कार्य प्रदान किया जाए तो उनके अधिगम में अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती है। यदि उनको प्रैक्टिकल किया जाए, भी एक कक्षा के अंदर ग्रुप बना करके उनको एक सामूहिक कार्य दे दिया जाए, एक साथ ये कार्य करो, फिर क्या है कि अधिगम में कुछ सुविधाएं प्राप्त हो सकती है। जो तथ्य वे स्वयं नहीं जानते, जो खुद तथ्य वो नहीं जानते, वो दूसरों से सीखते हैं तथा दूसरों को नवीन तथ्यों को बताते हैं। उनके व्यवहार में समायोजन उत्पन्न हो जाता है। जो कक्षा पहले उनको अविश्वसनीय प्रतीत होती थी, वह उनको विश्वसनीय प्रतीत होने लगी। इस प्रकार समायोजित व्यवहार के लिए अधिगम आवश्यक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल ये अच्छा दिया उन्होंने कि कक्षा के अंदर सभी बच्चों की मानसिकता अलग होती है। एक बच्चा जो है नया आया हो कक्षा में, वह अपने आप को कक्षा के वातावरण के साथ, उन दूसरे बच्चों के साथ अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं बिठा पाता, उनसे अलग रहता है, उनसे विचार अलग करता है। फिर उनके लिए ये उपाय है कि उनको समूह में कार्य करने को दिया जाए, एक सामूहिक कार्य दे दिया कि सभी को मिलकर कार्य करना है। फिर क्या है, कुछ तथ्य वो नए बच्चों से सीखता है
कुछ तथ्य वो दूसरे बच्चों को नई चीजें बताता है। इनसे क्या है, उनमें समायोजन करने का व्यवहार उत्पन्न होता है और ये समायोजित व्यवहार के रूप में आता है। नंबर 9 है अधिगम अनुशासित व्यवहार के रूप में। अधिगम अनुशासित व्यवहार के रूप में। सीखना अनुशासित व्यवहार के रूप में जाना जाता है। जैसे कक्षा में छात्रों को अनुशासन के नियमों का निर्धारण करने में सहभागिता के अवसर दिए जाते हैं। इन नियमों से छात्रों को सुविधा एवं अनेकों लाभ भी प्राप्त होते हैं। तो वे छात्र नियम में अनुशासन के महत्व को समझते हैं तथा उसके अनुरूप ही व्यवहार करते हैं। इस प्रकार छात्र अनुशासन संबंधी नियमों एवं परंपराओं को सीखकर अपने व्यवहार को अनुशासित एवं मर्यादित बनाते हैं। छात्रों को सबसे पहले अनुशासन कक्षा में बताया जाता है, उनके नियम बताए जाते हैं। बच्चा जो है वह अपने अनुशासन को और सुदृढ़ बनाते हुए अनुशासन में अपने आप को डालने की कोशिश करता है। तो वो क्या है, सीखना जो क्या है, अनुशासन जो है सीखने की पहली कड़ी है। अनुशासन द्वारा ये सब कुछ सफलता मिलती है। कहते हैं अनुशासन सफलता की पहली सीढ़ी है। तो अनुशासन व्यवहार भी इसके अंतर्गत आता है। 10 नंबर है अधिगम सामाजिक व्यवहार के रूप में। अधिगम सामाजिक व्यवहार के रूप में। सीखना सामाजिक व्यवहार के रूप में भी जाना जाता है। जैसे एक छात्र द्वारा यह अनुभव किया जाता है कि बालक या बालिका सामाजिक कार्य में, जो बालक या बालिका सामाजिक कार्य में सहयोग देता है या सहभागिता का प्रदर्शन करता है तो उसे समाज में आदर सम्मान प्राप्त होता है। तो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा उसके पुरस्कृत भी किया जाता है। इस आधार पर छात्र का कार्य व्यवहार भी सामाजिक सहभागिता और सहभाव की ओर बढ़ता है। वह सामाजिक नियमों परंपराओं को सीखकर श्रेष्ठ सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करता है। कि छात्र जो है, छात्र ने ये जाना, ये देखा कि जो बच्चे, जो छात्र छात्राएं सामाजिक कार्य में भाग लेते हैं, उनमें सहभागिता का प्रदर्शन करते हैं, तो उनको क्या है, अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा, राजनेताओं द्वारा या अन्य ऑफिसर्स द्वारा उनको सम्मानित या पुरस्कृत किया जाता है। तो उनको पता है भी समाज में उनका आदर मान बढ़ता है, तो यह सामाजिक कार्य में भाग लेने की कोशिश करता है और बढ़ चढ़ करके अपना आदर और सम्मान प्राप्त करने के लिए, पुरस्कृत होने के लिए, समाज में अपना नाम कमाने के लिए वह इन कार्यों में भाग लेने लगा। तो वो क्या है, सामाजिक व्यवहार के रूप में ये चीजें आती है। और 10वां है अधिगम व्यवहार परिवर्तन के रूप में। अधिगम व्यवहार परिवर्तन के रूप में। सीखने को व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे एक छात्र विद्यालय में स्वच्छता अभियान के बारे में सीखता है। वह जानता है कि स्वच्छ न रहने से रोग उत्पन्न होते हैं, बीमारियां होती है। उसके बाद व्यवहार में स्वच्छता का ध्यान रखने का वह सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, क्योंकि वह जानता है कि स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेगा तो वह बीमार पड़ जाएगा। इसका यह अनुभव स्वयं के प्रति भी होता है कि व्यवहारिक जगत में वह इस प्रकार के अनेक उदाहरण में देखता है कि इस प्रकार स्वच्छता के प्रति सकारात्मक व्यवहार करता है। कि बालक ने देखा कि व्यवहार परिवर्तन के बारे में कि स्वच्छता, उसने जाना कि स्वच्छ अगर व्यक्ति नहीं रहेगा, साफ सुथरा नहीं रहेगा तो उससे बीमारियां या रोग हो जाएंगे। फिर वह स्वच्छ रहने की कोशिश करता है, अपने आप को स्वच्छ रखने की कोशिश करता है। तो वह उनके स्वच्छ न रहने के कारण और परिणाम भी जानता है। तो इस प्रकार वह सीखता है
कि जगत में और भी एग्जाम्पल देखता है कि बीमारियां फैलती है, टीवी में ऐड आती है, फार्म ऐड आती है, एडवर्टाइजमेंट काफी आती है साबुन की वगैरह में। ये देखता है कि कीटाणु बीमारियां ये शरीर के लिए खतरनाक है, तो स्वच्छ रहना चाहिए। तो इसमें क्या है कि वह अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। ये चीजें आती है व्यवहारवादी में, जो अधिगम व्यवहार परिवर्तन के रूप में अधिगम के द्वारा कितना परिवर्तन हो सकता है। दूसरा हमारा पॉइंट है संरचनावादी प्रतिमान। संरचनावादी प्रतिमान के अंतर्गत आकलन के उद्देश्य प्रमुख रूप से अधिगम प्रक्रिया के केंद्रीकरण से संबंधित होते हैं। अर्थात संरचनावादी प्रतिमान में यह बतलाया जाता है कि अधिगम पर संपूर्ण ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया क्या है। विविध अनुसंधानकर्ता जो है उन्होंने अधिगम संबंधी विविध सूचनाओं को एकत्रित किया है, इकट्ठा किया है सूचनाओं को, कि इन सूचनाओं को संगठित रूप प्रदान करते हुए आकलन के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का प्रयास किया। अधिगम के संदर्भ में संरचनावादी प्रतिमान के 3 प्रमुख आधार है जिनके बारे में अपने अध्ययन करते हैं। पहला आधार यह है कि अधिगम पर ध्यान केंद्रित करना। अधिगम पर ध्यान केंद्रित करना। इस सोपान के अंतर्गत उन सभी गतिविधियों को सम्मिलित किया जा सकता है जो कि अधिगम से संबंधित होते हैं। अधिगम की जो भी गतिविधियां हैं इसके अंदर शामिल होती है। इसमें छात्र की अधिगम की संबंध में प्रवृत्ति एवं रुचि के बारे में ध्यान केंद्रित किया जाता है तथा शिक्षक द्वारा छात्रों की योग्यता एवं स्तर के अनुरूप अधिगम गतिविधियों के प्रस्तुतिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। छात्र की रुचि और अरुचि के बारे में ध्यान केंद्रित किया जाता है। फिर शिक्षक जो है छात्र द्वारा क्या प्रयास करता है अधिगम को अच्छा बनाने के लिए, किन प्रयासों का वर्णन करता है, उनके बारे में भी यह ध्यान रखा जाता है। और इसी प्रकार अधिगम से संबंधित विविध क्रियाकलापों को इसमें स्थान दिया जाता है और अधिगम के जो भी क्रियाकलाप है उसको भी इसमें स्थान दिया जाता है। नंबर 2 पे है अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन। अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन। इस द्वितीय सोपान में अपने अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इसमें शिक्षक द्वारा, टीचर्स द्वारा कौन कौन सी गतिविधियों को छात्रों के लिए प्रस्तुत किया गया है और उनके आकलन के बाद कौन कौन से उसमें सुधार हुए हैं। जब शिक्षक ने आकलन किया तो बालक में क्या क्या सुधार हुए हैं, सुधार से पूर्व की स्थिति और बाद की स्थिति दोनों स्थितियों से उनकी तुलना की जाती है आपस में। तो पहले सुधार से पूर्व क्या कंडीशन थी और सुधार के बाद में क्या कंडीशन है, फिर दोनों की तुलना की जाती है, जिससे शिक्षक को अपनी गतिविधियों के बारे में ज्ञान हो, पूर्ण ज्ञान हो कि हमने जो गतिविधि की वह कैसी रही। ठीक उसी प्रकार छात्र द्वारा भी अपने द्वारा सर्जित गतिविधियों का आकलन तथा उनमें सुधार किया जाता है। फिर शिक्षक के जैसे बच्चे को भी क्या है अपनी गतिविधि जो उन्होंने की है उसका आकलन किया जाता है और उसमें सुधार करना अगर हो तो किया जाता है। शिक्षक द्वारा सर्जित गतिविधियों के प्रति भी अपना दृष्टिकोण प्रकट किया जाता है। एक टीचर द्वारा भी जो गतिविधि उन्होंने सर्जित की, निर्मित की, उसको भी दृष्टिकोण भी प्राप्त किया जाता है। इस सोपान में अधिगम वातावरण के सृजन एवं संरचना को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इस प्रकार इस सोपान में अधिगम प्रक्रिया के सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है और जो कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अधिगम प्रक्रिया को
प्रभावित करते हैं। नंबर 3 है पाठ्यक्रम अनुदेशन एवं आकलन की योजना। पाठ्यक्रम अनुदेशन एवं आकलन की योजना। इस तीसरे सोपान के अंतर्गत पाठ्यक्रम अनुदेशन एवं आकलन की योजना बनाई जाती है। ये तीनों ही बिंदु महत्वपूर्ण हैं और इनको अलग अलग रूप में और भी अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है। जैसे हम अध्ययन करते हैं, पहला है पाठ्यक्रम की योजना। पहला है अपना पाठ्यक्रम की योजना। पाठ्यक्रम की योजना। इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा छात्रों के लिए उसकी योग्यता, उसकी रुचि, उसके स्तर, उसके अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। उसके अनुसार कैसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, और यदि पाठ्यक्रम छात्रों के स्तर के अनुकूल नहीं है तो निश्चित रूप से वह अधिगम प्रक्रिया में उचित रूप में संपन्न नहीं कर सकता, क्योंकि वह बच्चा अधिगम करने में उसे समस्या आ सकती है। पाठ्यक्रम में क्रियाशीलता के सिद्धांत कठिन से सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर आदि का इसमें ध्यान रखा जाता है। इसके साथ साथ पाठ्यक्रम का स्वरूप जो है बाल केंद्रित होना चाहिए, बालक के अनुसार होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का संबंध मूर्त एवं परिवेश संबंधी, वातावरण संबंधी तथ्यों से होना चाहिए। इससे छात्रों को अधिगम करने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव न हो। तो पहला यह है पाठ्यक्रम की योजना कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए, उनकी रुचि और उनकी योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। तो ही बच्चा, बालक जो है अधिगम अच्छी तरह से कर सकता है। नंबर दूसरा है अनुदेशन की योजना। अनुदेशन की योजना, इस सोपान में छात्रों के समक्ष किसी प्रकरण या पाठ्यक्रम को विविध अधिगम गतिविधियों को प्रस्तुत करने की योजना का निर्माण करना चाहिए। अनुदेशन की योजना में छात्रों की सहभागिता एवं क्रियाशीलता को अनिवार्य रूप से निश्चित किया जाता है। बालक की सहभागिता, उसकी क्रियाशीलता अवश्य होनी जरूरी है। अधिगम गतिविधियों का सृजन शिक्षक द्वारा स्वयं करना चाहिए तथा छात्रों को भी करने का अवसर देने चाहिए। इसके साथ साथ अनुदेशन को रुचिपूर्ण बनाने के लिए शिक्षक जो है उसमें शिक्षण यंत्रों तथा शिक्षण तकनीकों का प्रयोग उसमें करने चाहिए शिक्षक द्वारा। इस प्रकार अनुदेशन की प्रभावी योजना से अधिगम स्तर जो है उच्च एवं स्थायी बन पाएगा। तीसरा है आकलन की योजना। आकलन की योजना, आकलन की योजना में शिक्षक एवं छात्र दोनों का ही सहयोग एवं सहभागिता होना आवश्यक है। यदि कोई अधिगम गतिविधि शिक्षक दृष्टि से उचित है, शिक्षक ने उस अधिगम को उचित माना है, अगर वह छात्रों के स्तर में वृद्धि नहीं कर पाते तो वह उचित नहीं माना जाएगा। एक अधिगम गतिविधि उस स्थिति में प्रभावी मानी जाती है जो कि छात्रों को अधिगम स्तर में वृद्धि करती है। अधिगम गतिविधि वही उचित मानी जाती है जो छात्रों का अधिगम स्तर है उसको
ऊपर उठा सके, उसको बढ़ा सके। छात्रों की रुचि और स्तर के अनुकूल भले ही हो, अधिगम गतिविधि को छात्र द्वारा ही सर्जित किया गया हो। आकलन की योजना में छात्रों की सहभागिता शिक्षक की सहभागिता के समान ही अनिवार्य होती है। आकलन जब किया जाता है तो छात्र की भी सहभागिता उतनी होती है, मानी जाती है, जितनी एक शिक्षक की मानी जाती है। अतः आकलन की योजना व्यापक रूप से प्रत्येक पक्ष के आकलन को सम्मिलित करते हुए निर्मित करनी चाहिए, जिससे छात्रों को उचित अधिगम हो सके, वह अधिगम को अपना अच्छा स्तर बना सके। आज के लिए इतना ही, और बाकी हम कल अध्ययन करेंगे। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।